हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुलशन मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल मिश्रा जी मेंटर। आज हम करने वाले क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। राइट, तो ऑर्गेनिक का सबसे पहला ही चैप्टर है ये। एक फ़ायदा आपको मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जैसे ही आप एक चैप्टर कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप बाकी सब चैप्टर का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी रिएक्शन रिपीट होती चली जाती है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए ये चैप्टर कंप्लीट किया, तो हो सकता है कि इसकी कुछ रिएक्शन जो है वो अगले चैप्टर्स में आपके आ जाएं। तो आपको एक बार अगर एक चैप्टर में याद कर लिया तो दूसरे में याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत ही कंटिन्यूटी में चलता है। अगर आपने एक पोर्शन कंप्लीट किया है तो अगला पोर्शन आसान लगेगा, उससे अगला पोर्शन, अगला चैप्टर जो है और आसान लगेगा, और सबसे लास्ट चैप्टर तक जाते जाते आपको लगेगा कि आपको ऑर्गेनिक बहुत कुछ आ गई है। ठीक है, तो इसलिए स्टे ट्यून कि भाई आप जब से मैं करवा रहा हूँ, लास्ट में आपके शीट भी सॉल्व करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी हेल्पफुल होंगे जो मैं बीच में करवाता रहूँगा। ठीक है, पर हाँ, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगना बंद हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। राइट, तो हेलो का मतलब क्या? हेलोजन से है। राइट, तो हेलो मतलब क्या? हेलोजन। राइट, और एल्केन तो आप जानते ही हैं, एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन। राइट, ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आर एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं CH4, मीथेन होता है CH4। राइट, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं और उसमें एक क्लोरीन जोड़ दूं, राइट, तो क्या होगा बताओ? एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? हेलो एल्केन। राइट, सिमिलरली मान लीजिए मैंने इथेन लिख दिया C2H5 CH3 CH2 Cl या Br। राइट, तो मैंने क्या किया कि इथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन लगाया है, तो ये सारे क्या हैं? हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली हेलो अरीन लिखा हुआ है, तो आपको एज समझ में आ ही रहा होगा, हेलो मतलब अगेन हेलोजन, और साथ में क्या है? अरीन। अरीन क्या होता है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। राइट, तो अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कोई हेलोजन लगा हुआ है तो आप उसे हेलो अरीन बोलते हैं, और अगर किसी एलिफेटिक कंपाउंड में जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो उनमें अगर हेलोजन लगा हुआ है तो आप उसे क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। ठीक, तो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स में कंपाउंड अगर ना बोलूँ मैं वर्ड, तो बेटर वर्ड में क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन में जब मैं किसी हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो वो हेलो एल्केन कहलाते हैं, और जब मैं किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो वो हेलो अरीन कहलाते हैं। राइट, तो अगर मान लो मुझे पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बड़ा सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड आपको याद होगा, बेंजीन। बेंजीन में अगर मैं क्लोरीन लगा दूं या ब्रोमीन लगा दूं या आयोडीन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? हेलो अरीन हो जाएगा। ठीक, तो मैं हेलो एल्केन या हेलो अरीन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? या तो वो RX है, वेयर R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप एंड X स्टैंड फॉर हेलोजन। X क्या हो सकता है? ग्रुप 17 का कोई भी मेंबर पीरियोडिक टेबल में, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। राइट, सिमिलरली एरोमेटिक कंपाउंड में भी अगर कोई हेलोजन लगा दूं तो वो हेलो अरीन होगा। ठीक, चलिए, इतना समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस। राइट, तो क्लासिफिकेशंस जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड। राइट, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड, उसके बेसिस पे। राइट, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा CH2 Cl। राइट, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, CH3 Cl लिखा। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ एक क्लोरीन लगाया तो ये क्या हो गया? मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलोजन। राइट, मोनो हेलो एल्केन बोल दो आप। सिमिलरली जैसे ऊपर लिखा था C2H5, उसमें भी क्लोरीन लगाया तो ये भी क्या है?
मोनो हेलो एल्केन है, राइट। डाई हेलो एल्केन क्या होगा? अगर मैंने मान लो कि 2 क्लोरीन लगा दिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी जगह क्या किया, CH2 क्लोरीन लगा दिया, 2 क्लोरीन लगा दिया। अच्छा याद रखना, अगर मैं किसी एक कार्बन पे ही 2 क्लोरीन लगा देता हूं तो उसको बोलता हूं मैं, सबसे पहले तो ये क्या है, ये डाई हेलाइड है, डाई हेलाइड या डाई हेलो एल्केन बोलो, डाई हेलो एल्केन मतलब आपने 2 हेलोजन लगाए हैं, राइट, और एक ही कार्बन पे लगाया है, तो ऐसे सिचुएशन को आप बोलते हैं जेमिनल डाई हेलाइड। जेमिनल का मतलब होता है कि एक कार्बन पे ही 2 क्लोरीन ग्रुप लगा दिया आपने, राइट। अच्छा, CH3 CH2 CH2, यहां भी क्लोरीन लगा देता हूं, यहां भी क्लोरीन, अब यहां भी 2 क्लोरीन लगे हैं, तो ये डाई हेलो एल्केन तो है, राइट, डाई हेलो एल्केन तो है ही है, लेकिन इसमें क्लोरीन एक ही कार्बन पे नहीं लगा, एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, विसिनल मतलब अगर हेलोजन जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हो, जस्ट बगल वाले पोजीशन पे लगा हो, तो आप उसको विसिनल बोलते हो, ठीक है, विसिनल पोजीशन बोलते हो। और अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हैं तो आप उसको जेमाइनल बोलते हो, ठीक है। हेलोजन्स की बात नहीं कर रहा, और भी कोई ग्रुप लगाओ तो जेमाइनल बोलते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक। इसके बाद क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले अपन वो वाले क्या बोल रहा हूँ मैं, वो वाले हेलो एल्केन लेंगे जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिचुएशन हो। तो सबसे पहले अपन कौन से कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन, राइट। चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में फर्दर क्लासिफिकेशन होगी, एक आपका होगा क्या, आप बोलोगे एल्काइल हैलाइड, एक क्या होगा अलाइलिक, और एक क्या होगा विनाइलिक, राइट। तो एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा है विनाइलिक हैलाइड, ठीक। इन सबको मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक, वो कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। पूरा कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा, लेकिन हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो वाला कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एल्काइल हैलाइड लिखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मैंने CH3Cl लिखा था या मैंने CH2H5Cl लिखा था, तो इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका भी क्या है, sp3, राइट। तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड के एग्जांपल है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ बताने को, जैसे C3H7Cl, तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। अब हम करते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक का मतलब क्या है, एलाइलिक का मतलब होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर उसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एलाइलिक, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH अगेन CH2Cl, राइट। तो इसमें देखो क्लोरीन या जो हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। लेकिन उसके जस्ट बगल वाला कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोल सकते हो एलाइलिक क्लोराइड,
राइट। अगर कोई हेलोजन है तो आप एलाइलिक हैलाइड बोलोगे, अदर देन क्लोरीन है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि जो भी हेलोजन होगा उसके हिसाब से नाम पड़ेगा, राइट। एलाइलिक जैसा ही, सॉरी यहाँ पे विनाइलिक लिखा है, विनाइलिक नहीं पढ़ना है आपको, विनाइलिक जो है वो अलग है, वो sp2 वाले में पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखना था आपको बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक इज जस्ट लाइक एलाइलिक, यानी इसमें भी सेम सिचुएशन होगी कि आपके पास हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो खुद तो sp3 होगा, लेकिन उसके बगल वाला क्या होगा, sp2 होगा। पर इसमें एक चीज है, बेंजीन की इन्वॉल्वमेंट होगी। कैसे, देखो, दिस इज योर बेंजीन, राइट। इन बेंजीन जितने भी कार्बन होते हैं, सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, राइट। sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, एवरी कार्बन इज sp2, राइट। तो इसके जस्ट बगल में हम एक और ग्रुप लगाते हैं, मिथाइल, इथाइल, जो मर्जी हो लगा देना। तो CH, एक बॉन्ड इसके साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक लगा दो क्लोरीन, या कोई भी हेलोजन लगा दो, राइट। तो क्या हो गया, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया, इसको आप बेंजाइल क्लोराइड बोलोगे, और अगर क्लोरीन नहीं लगा हुआ है तो बेंजाइल हैलाइड बोलोगे, राइट। तो ये क्या हो गया, बेंजाइल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है वो किसका कार्बन है, बेंजीन का है, राइट। तो अब देखो एलाइलिक और बेंजाइलिक में कोई फर्क नहीं है सिवाय बेंजीन के, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए, अब हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना हम। तो अभी तक तो हम बोल रहे थे कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब sp2 वाले में क्या होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, और इसमें लगा दूं मैं क्लोरीन, राइट, लास्ट में। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर विनाइलिक क्लोराइड, राइट। विनाइलिक का मतलब सिंपल समझ में आता है कि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन खुद क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। सिमिलरली जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ Cl, तो ये अगेन क्या है, ये विनाइलिक क्लोराइड। अब इसका नाम तो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ पोजीशन समझाना चाह रहा हूँ फिलहाल, नॉमेनक्लेचर तो हम अलग से करेंगे, ठीक। अब इसी के जैसा सेम है आपका एराइल हैलाइड, ठीक। इसको आप क्या बोल रहे हो, विनाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगा है, नहीं तो अदरवाइज क्या बोलोगे, विनाइल हैलाइड, राइट। अब आते हैं एराइल हैलाइड पे। एराइल का क्या मतलब है, एराइल का मतलब है कि बेंजीन ग्रुप हो। अब मैंने बोला ना कि हेलोजन को डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच करना है जो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑब्वियसली बेंजीन में तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो किसी से भी अटैच कर दो, ठीक, हेलोजन, तो ये क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। चलिए x लिख दीजिए यहाँ, x कैन बी एनीथिंग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो भी लिख लो, ठीक। तो ऐसा है, एक बार देखो फटाफट,
ठीक है, तो चलिए क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है, अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे, राइट। बहुत बेसिक से नॉमेनक्लेचर करवाऊंगा मैं, क्योंकि इसके नॉमेनक्लेचर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ठीक। फिर हम आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। चलिए, नॉमेनक्लेचर, ठीक। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण करना, ठीक है। तो दो तरीके की नेमिंग होती है, एक तो होती है आपकी आयुपेक नेमिंग और दूसरी होती है आपकी कॉमन नेमिंग, राइट। तो दोनों को ही पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जिसकी कॉमन नेम है, क्योंकि कॉमन नेम सब कंपाउंड के नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन आयुपेक नेम सबके ही होते हैं, क्योंकि आयुपेक नेम एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है जो किसी भी नए कंपाउंड का भी नेमिंग करने में सक्षम है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो RX ऐसे लिखते हो आप किसी हेलो एल्केन को, तो इसका जो आयुपेक नेम होगा वो क्या होगा? हेलो एल्केन, राइट, जो कि आप अभी तक पढ़ते आए हो। पर कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, राइट। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके सामने CH3CH2Cl, तो आप इसका आयुपेक नेम क्या लिखोगे? बताओ। सही बोला आपने, क्या? क्लोरो इथेन, राइट। कॉमन नेम क्या होगा? बताओ। इथाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही गैस, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक। बस आपको थोड़े बहुत रूल याद होने चाहिए ऑर्गेनिक के, जो कि +1 में बताते हैं। मैं थोड़ा बीच में बताऊंगा, पर मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि डेप्थ में नहीं करवा रहा हूँ, इतना ही करवा रहा हूँ जितना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी क्लास +2 बोर्ड्स में आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जेई और नीट का जो आपका नॉमेनक्लेचर है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ +1, राइट। तो वो हम +1 में कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ उतना करवा रहा हूँ जितना चैप्टर के हिसाब से एनसीईआरटी में कवर है, और उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब चीज़ें हम अच्छा खासा लेवल पे करेंगे, पर नॉमेनक्लेचर को हम थोड़ा एडवांस लेवल नहीं रख रहे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही रख रहे हैं जितना हेल्पफुल है इस चैप्टर के लिए, राइट। तो देखो, नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि CH3CH2CH3 और एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ, तो आयुपेक नेम क्या है इसका? बताओ। ऑब्वियसली क्या होगा? बताओ। क्लोरोप्रोपेन। और कॉमन नेम क्या होगा? बताओ। प्रोपाइल क्लोराइड, राइट। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मिडल वाले कार्बन पे लगाओ क्लोरीन, तो आप इसे क्या नाम दोगे आयुपेक नेम में? आयुपेक नेम तो नंबरिंग पे चलता है, तो 1 2 3, और बोलोगे 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, और फिर आप क्या बोलोगे? प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट। पर कॉमन नेम कैसे दोगे? कॉमन नेम में जब मिडल वाले कार्बन पे लगा हो और प्रोपेन हो, तो आप उसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल, याद रखना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे करेंगे नेमिंग आप, ठीक। चलिए, और भी नॉमेनक्लेचर करते हैं ट्राई हम लोग। जैसे CH3 CH2Cl, और यहाँ लगा देते हैं CH3, ठीक। अब इसका नेम लिखना है। देखो, सोचो क्या होगा? CH3, एक सेकंड देखो, मैं चेक करूं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, नहीं तो अदरवाइज फिर लेक्चर रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेट मी चेक।
हाँ ठीक है, आप विजिबल है कैमरे में। तो देखिए इसका नाम लिखिए, आयुपेक नेम क्या होगा। देखो आयुपेक नेम में तो नंबरिंग चलती है 1 2 3, ठीक। अब 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, अल्फ़ाबेट क्योंकि दोनों ही प्रीफिक्स है, दोनों ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं हम लोग। 1 पे क्या आएगा, क्लोरो, 2 पे क्या आएगा, मिथाइल, और फिर प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है नाम इसका, राइट। अगर मेरे को कॉमन नेम लिखना हुआ तो मैं इसे क्या बोलूँगा, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा देखो, एग्ज़ाम में अगर नॉमनक्लेचर आया, स्पेसिफिकली नॉमनक्लेचर आया, तो आपको ऑब्वियसली आयुपेक नेम लिखना होगा, तब आपको कॉमन नेम की बात ही नहीं आती वहाँ पे। कॉमन नेम की ज़रूरत तब है जब ऑलरेडी नाम गिवन हो किसी कंपाउंड का और आपको ये ना पता चले यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए कॉमन नेम पढ़ाया जाता है कि आपको कॉमन नेम भी कुछ कंपाउंड के पता हो, क्योंकि वो कंपाउंड फ्रिक्वेंटली आस्क, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए सिर्फ। अदरवाइज नॉमनक्लेचर में इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक, अगर आपको नॉमनक्लेचर आता है एग्ज़ाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब अब हेलोएरिन की बात कर रहे हैं हम लोग, हेलोजन, बेंजीन है उस पर हेलोजन लगा दिया, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा और आयुपेक नेम क्या होगा। आयुपेक नेम तो पता ही है, हेलोअरीन, ठीक। और कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है एराइल हैलाइड, राइट, एराइल हैलाइड, यह है कॉमन नेम। अच्छा एक चीज़ और है कि जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो हम इन पोजीशंस को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, अगर हेलोजन यहाँ लगा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में जो पहला पोजीशन होगा राइट से दैट इज ऑर्थो, फिर जो दूसरा पोजीशन होगा वो पैरा, और दूसरा पोजीशन होगा वो मेटा, और जो तीसरा है दैट इज पैरा। सिमिलरली अपोजिट वाला क्या है, ऑर्थो, यहाँ वाला क्या है, मेटा, और पैरा तो यही है, राइट। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके जस्ट बगल वाला ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है, फिर पैरा होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना, ऐसा किस में होता है, कॉमन नोमेनक्लेचर में। लेकिन अगर आप आयुपेक कर रहे हो तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, जहाँ भी हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है तो उसके जस्ट बगल वाला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके नंबरिंग करनी पड़ती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे सिंपली मैंने लिख दिया ऐसे, ये क्लोरीन लगा दिया बेंजीन पे, तो कॉमन नेम क्या लिखूंगा बताओ, बेंजाइल नहीं लिख सकता मैं, ठीक। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, कॉमन नेम क्लोरोबेंजीन लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैं बताता हूँ। अगर मैंने बेंजाइल लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये बेंजाइल का मतलब होता है कि बेंजीन के पास एक CH3 लगा हो, कोई ग्रुप लगा हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और उसमें क्लोरीन लगा हो, तब आप बेंजाइल वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो कॉमन नेम भी क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन। आयुपेक नेम भी क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन, राइट। अच्छा तो अभी फ़िलहाल तो हम शायद नेक्स्ट देखो आप, अगर मान लो मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए, ठीक, तो आप इसे क्या बोलोगे बताओ, कॉमन नेम में आप क्या बोलोगे। ये ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो, फिर क्या लिखेंगे, डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन, राइट। आयुपेक नेम क्या होगा, ये पहला क्लोरीन तो ये दूसरा, ठीक।
कोई रूल नहीं है कि इसी को पहला लेना है, इसको पहला ले लो तो फिर दूसरा ही आएगा, ठीक। तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक। दिख रहा हो तो ठीक रहा हो, नहीं तो मेरे वर्ड्स कैच करो। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। तो क्या कोई कॉमन नेम और आईयूपैक नेम में फ़र्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिर्फ आईयूपैक नेम में जो है वो नंबरिंग सिस्टम चलता है, जबकि कॉमन नेम में जो है वो ऑर्थोपैरा चलता है, राइट। तो कॉमन नेम का तो ये हटा ही दो, क्योंकि कहीं यूज़ नहीं होगा। तो आईयूपैक नेम आप हेलो एरीन ही यूज़ करोगे और कॉमन नेम भी हेलो एरीन ही यूज़ करोगे, ठीक है। बस जो एक्स्ट्रा ग्रुप लगे होंगे उनका पोजीशंस आपको अलग अलग देना है, ठीक है। यानी कॉमन नेम में ऑर्थो मेटापेरा और आईयूपैक नेम में 1 2 3 ऐसे, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, राइट। कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। तो कॉमन नेम में क्या आएगा और आईयूपैक नेम में? देखो आईयूपैक नेम में तो क्या ही होगा, इसको मैंने 1 ले लिया तो 2 3 4 5, ठीक। तो 1 3 5, 1 3 5 पे क्या लगा है? बेन ट्राई ब्रोमो लगा है, 3 ब्रोमो लगा है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये नाम है इसका। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इसका कुछ अलग ही है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रोमोबेंजीन। कभी भी ना कॉमन नेम लॉजिक पे काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने ऑर्थोमेटापेरा में लिखा ही नहीं, हमने क्या दिखा दिया? सिमेट्रिकल ब्रोमोबेंजीन। तो ये कोई सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है। इसमें हर कंपाउंड में रूल बदल जाते हैं, ठीक। जैसे सिमेट्रिकल वर्ड इसलिए आया है कि अगर ऐसा कुछ भी हो, यहाँ पर यहाँ लगा है, तो आप उसको सिमेट्रिकल क्लोरोबेंजीन बोलोगे, ठीक। तो ऐसे तीनों जगह पे लगाओ, ठीक है। ये आपका क्या है वैसे बताओ? इसको ऑर्थो ले लो, इसको मेटा ले लो, फिर पैरा, फिर ये क्या मेटा, ठीक। तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से ही नाम दिया है सिमेट्रिकल क्लोरोबेंजीन है या सिमेट्रिकल ब्रोमोबेंजीन है, तो आप उस हिसाब से ही लेंगे। इसीलिए अक्सर इन नाम को याद रखना पड़ता है, कॉमन नॉमेनक्लेचर को, राइट। चलिए, बाकी हम नहीं कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, अब आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जितना इंपॉर्टेंट था करवा दिया और एनसीईआरटी से कर लो, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं अब नेचर ऑफ बॉन्ड पे। ठीक, नेचर ऑफ बॉन्ड। हेलो एल्केन हो चाहे हेलो अरीन हो, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है, राइट। तो किस बॉन्ड की बात करेंगे हम? कार्बन हेलोजन के बॉन्ड की, राइट। अब देखिए, अगर मैं देखूं इस बॉन्ड को, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को, तो मुझे समझ में आता है कि हेलोजन तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑब्वियसली। तो इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया बच्चों? ये पोलर बॉन्ड हो गया, राइट, पोलर हो गया, ठीक। और ये कंपाउंड भी पोलर हो गया, राइट। अब देखिए, मुझे ना बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है। मैं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, कार्बन, फिर मान लो 4 केसेस लेता हूं ऐसे,
यहाँ रखता हूँ फ्लोरीन जो कि कंपेरेबल साइज का है, उसके बाद ब्रोमीन नहीं सॉरी क्लोरीन, तो यहाँ रख दिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ रख दिया क्लोरीन, यहाँ रख दिया ब्रोमीन जो कि इससे भी बड़ा होगा, आयोडीन सबसे बड़ा होगा, राइट, आयोडीन सबसे बड़ा है। ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जो भी दो एटम्स है उसके बीच में जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दैट इज बॉन्ड लेंथ, राइट। एफ सबसे छोटा है, एफ इज स्मॉलेस्ट होता है एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, 4 जो है वो है इसकी वैल्यू, ठीक, ऑलमोस्ट 4 होती है जो स्केल लेते हैं हम पॉलिंग स्केल उसमें, राइट। तो F की वैल्यू जो है उसका साइज जो है वो स्मॉलेस्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाईएस्ट, राइट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। अब ऐसे ही मैं क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो साफ समझ में आता है कि जो बॉन्ड लेंथ है, अब खुद सोचो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है साइज में और इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है तो थोड़ा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, राइट। और साइज भी एक फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है, एक तो बॉन्ड लेंथ के लिए, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और दूसरा क्या है, साइज है, राइट। तो दोनों ही सपोर्ट करते हैं किस बात को कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन और फिर कार्बन, यानी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा किसका है, आयोडीन और कार्बन के बीच का, राइट। अब हम आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा, क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, कि कितनी एनर्जी चाहिए किसी बॉन्ड को तोड़ने में। अच्छा, जो बॉन्ड जितना स्टेबल है उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट, ये तो बात समझ में आती है। अब कोई बॉन्ड स्टेबल कब होगा, जब उस जिनके बीच में बॉन्ड बना है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्टेबल भी होगा, राइट। तो देखो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको, CF का ऑब्वियसली, तो उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फिर CCl, फिर CBr और फिर CI, राइट। So this would be a bond order of bond dissociation enthalpy. Next coming to the what? Next coming to dipole moment. Dipole moment. Dipole moment is what? Dipole moment किसी भी पोलर बॉन्ड में जनरेट होता है, ये तो पता है। डाइपोल मोमेंट हम लोग बोलते हैं व्हाट, म्यू सा साइन होता है उसका, और हम बोलते हैं आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल दो या बोल दो बॉन्ड लेंथ, राइट। तो इस हिसाब से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होना चाहिए बताओ। डाइपोल मोमेंट 2 बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, राइट, चार्ज को हम बोल देते हैं डेल्टा, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डी ले लेते हैं। कोई बॉन्ड है, आप कंपैरिजन करो, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ठीक, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और बीच में डिस्टेंस है डी, ठीक, 2 फैक्टर है। चार्ज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होगी तो चार्ज भी क्या होगा, हाई होगा, राइट। और अगर चार्ज हाई हुआ तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। और हमेशा बोलता हूं कि जब हम बोलते हैं ना कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो चार्ज है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर, राइट। उस हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए, CF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर CCl का, फिर CBr का और सबसे लास्ट में CI का,
ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, तो सी का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, कोई इसमें डाउट तो है नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, एक्सेप्शन आ गया बच्चों, याद कर लो। ठीक, एक्सेप्शन ही तो मेन है, नहीं तो अगर ट्रेंड ही फॉलो करना है तब तो केमिस्ट्री बहुत आसान है। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत या मज़ा बोल दो वो क्या है, एक्सेप्शन है। राइट, तो एक्सेप्शन क्या है कि CCl का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू CF। ठीक, ये नहीं होता है, ये होता है। कारण क्या बोल दिया मैंने, एक्सेप्शन। वैसे तो एक्सेप्शन का कोई कारण रीज़न देना नहीं है, पर ऑब्वियसली साइंस है तो साइंस का रीज़न तो होना चाहिए, तो अपन रीज़न देते हैं। क्यों? देखो, हम बोलते हैं कि सबसे पहली बात जो F2 है और जो Cl2 है, इसमें Cl2 का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। ठीक, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, सो क्लोरीन इज मोर इंटरेस्टेड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। राइट, ओके। दूसरी बात, मेन बात जो समझ में आती है, मेन बात जो इसका कारण है वो ये है कि जो CCl का बॉन्ड है और जो CF का बॉन्ड है, हमने बोला कि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस जगह पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस शायद ये 1.5 dB होता है। ठीक, आप करेक्ट करना अगर कुछ गलत हुआ, बट अदरवाइज मुझे यहाँ तक किया। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं बोलना था, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ये 1.5 dB होता है और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है 1.4 dB होता है। एक्सपेरिमेंटली तो ये पाया गया है। क्यों पाया गया है? क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है और इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसमें क्या है कि डाइपोल मोमेंट हम लिखते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसमें भी लिख दिया चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो वैसे तो चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, लेकिन इन केसेस में, इस दो केस में एक्सेप्शन याद रखने के लिए डिस्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर है। डिस्टेंस इज डोमिनेटिंग फैक्टर। कहने का मतलब क्या है, सिंपली ये समझो कि जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं CF की, तो उसमें जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली कम होगा, इसमें जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है CCl का बॉन्ड लेंथ। इसलिए इतना ज़्यादा है कि वो चार्ज के डोमिनेटिंग फैक्टर को ख़त्म कर देता है और खुद ही डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है कि वही डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया। इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो CCl की ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू CF। तो मेन रीज़न तो ये है। राइट, तो देखो, समझो 2 मिनट। ठीक, तो समझ में आया होगा क्यों डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये है, और ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छा एक्सेप्शन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, जो कि आपकी अब प्रिपरेशन पे आ जाएंगे कि प्रिपरेशन कैसे होगी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।